नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित और कार्यक्रम है वसुंधरा, यानी धरती के प्रति जो अनुराग और प्रेम आपका है, जो आपकी जिम्मेवारी है, एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका आपकी है, उस पर हम आज बात करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ हैं पर्यावरण के प्रति प्रेम रखने वाले एक सेवानिवृत्त बैंकर अरुणेश श्रीवास्तव जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। लोग कहते हैं कि अब बुजुर्ग हो गए, अब तो कुछ करने लायक नहीं रहे, तब से ये काम अरुणेश जी ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि इनको लगा कि अब ज़्यादा बेहतर काम किया जा सकता है। और ये बेहतर काम किस दिशा में काम कर रहे हैं, उसके साथ में आपका चिंतन भी है। और अगर सामाजिक भागीदारी और जिम्मेदारी का काम किया जाए, निभाया जाए, तो लगता है कि देश की सारी मुश्किलें, सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। ये आपका मत है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो आज वसुंधरा में हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण, हमारी जिम्मेदारी और भागीदारी। तो अरुण जी, आपको क्या लगता है कि पर्यावरण एक साझा चिंता है या सरकारी चिंता है? नहीं, साझा चिंता है। सरकारी मात्र रहने से तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी क्योंकि साझा चिंता इसलिए है कि पर्यावरण का अधिकतम प्रयोग तो हम ही लोग कर रहे हैं, उपयोग में हमारे ही आ रहा है। पर्यावरण के किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, वायुमंडल या फिर पेड़ पौधे या पेड़ पौधों से जो ऑक्सीजन है उसका, जल का सारा उपयोग तो हम ही कर रहे हैं। तो अगर उसके प्रति हमारी चिंता नहीं होगी, हमारी भागीदारी नहीं होगी, तो ये तो एक तरफा हो गया। वो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है उनके प्रति। अगर हम उनसे कुछ ले रहे हैं तो हमें देना उनकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति चिंता करना। अगर इसको थोड़ा सा पीछे जाके हम देखें, अगर देश जब हमारा आज़ाद हुआ था तो हमारी देश की जनसंख्या लगभग 34-35 करोड़ हुआ करती थी। आज हम लोग लगभग 140 का आंकड़ा छूने जा रहे हैं। तो पर्यावरण को कितना हमने विनाश किया अपने विकास के लिए। तो आखिर जब विनाश हम कर रहे हैं तो उसकी भरपाई कौन करेगा? हमें ऑक्सीजन चाहिए। पैदा होते ही बच्चा पहला चीज़ क्या लेता है? माँ भी नहीं दे सकती उसको। पहला चीज़ उसको ऑक्सीजन चाहिए। पहला बच्चे को रुलाया जाता कि ताकि वो अच्छा इनहेल कर सके। पैदा होते ही बच्चे को रुलाया जाता कि वो इनहेल कर सके। तो पहली आवश्यकता जो हमारे पैदाइशी पे है वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन हमें यही धरती माँ, यही प्रकृति, यही पेड़ पौधे देते हैं। तो अगर हम और अंतिम जाकर के अगर आप देखें तो चिता भी हमारी लकड़ियों से, और ऑक्सीजन के बिना, जल अग्नि के बिना नहीं हो सकती। तो हर चीज़ तो प्रकृति से ही हम ले रहे हैं, पूरे जीवन लेते जा रहे हैं, लेकिन हम दे कुछ नहीं रहे हैं। देते जो भी हैं वो हम प्रयुक्त, एक तरह से आप कह लीजिए प्रदूषित, चाहे वायु हम देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, चाहे मलमूत्र देते हैं, चाहे आप जो भी देख लीजिए, हर चीज़ हम दूषित देते हैं, प्रदूषित। तो हमें देने की प्रवृत्ति, जैसे अभी आप देख लें, बहुत छोटी सी बात है, अगर हम प्रकृति की चिंता जल से करें, जल आज का कितना नीचे जा चुका है। ये अभी बरसात आने वाला है, बरसात से पहले हमको वो तैयारी कर लेनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में, हमारे आंगन में जितना जल प्रभु भगवान दे रहा है, शुद्ध जल, वो हम धरती माँ को अर्पित कर सकें। अगर यही इतना काम हम चेत लें तो अपने जीवन में बहुत बड़ा काम करेंगे। धरती माँ का जो लेवल पानी का इतना नीचे गया है और लगातार गिरता जा रहा है। और अमूमन हर बार जब बोरिंग करवाते हैं तो हर आदमी को पता है कि बोरिंग कराते हुए दिक्कत है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ था, 19 बोरिंग लखनऊ में 19 बोरिंग सूख गई हैं और उसके लिए बजट मांगा गया है उनको नया बोरिंग करने के लिए। 200 मीटर कहाँ है? 200 मीटर मतलब 500-600 फीट हो गया। कहाँ चला गया जल? ये बड़ी चिंता की बात है कि चेन्नई में 2000 फीट नीचे पानी जा चुका है और लोगों के लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो गई। 2000 फीट का मतलब होता है 2 किलोमीटर। और इतना जल नीचे जा चुका है। तो पानी इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि पानी हम रिचार्जिंग जितने भी प्राकृतिक स्रोत थे उन पर हमने कब्जा कर लिया। लोगों ने तालाबों पे कब्जे कर लिए, जो कुएं थे उस पर कब्जे कर लिए, उनको पाट दिया क्योंकि घर का दालान अच्छा नहीं लग रहा था, उनको लगता था ज़्यादा जगह चाहिए थी। पक्षियों के लिए हम पानी नहीं रखते, पेड़ हम रखना नहीं चाहते कि उनसे पत्तियां गिरती हैं, गंदगी होती है, ऐसा मानस बन गया लोगों का। फल वाले पेड़ इसलिए नहीं लगाएंगे कि झगड़े का कारण बनेगा। तो अब सवाल ये है कि हम कुछ लगाते नहीं और चाहिए हमें सब कुछ किसी और के घर में होगा तो भी हम डीला मार के तोड़ लेंगे। तो अब ये जिम्मेदारी का भाव क्यों नहीं जगता? कारण क्या आता है? क्योंकि सरकार इतनी जागरूकता की कैंपेन चलाती है, विद्यालयों में बहुत सी गतिविधियां होती हैं, चित्रकला की प्रतियोगिताएं होती हैं, सब स्लोगन भी गाते हैं, गाना भी गाते हैं और प्रार्थनाएं भी करते हैं, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसा में। न सुधा बरसती है न प्रेम बरसता है। कारण क्या है? मतलब समाज हमारा इतना सकारात्मक हुआ करता था, ये नकारात्मकता कैसे बढ़ी? ये एक्चुअली देखिए चिंतन का विषय है।
लोग आज के उसमें जो परिप्रेक्ष्य में जी रहे हैं, सब मिलता जा रहा है उनको, इसलिए उनको उसकी अहमियत, उनका महत्व, उनकी वैल्यू उनको पता नहीं है। पता भी है तो एक तरह से उसको लापरवाह है। सबसे बड़ा वर्ड आपने कहा लापरवाह। हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति बहुत लापरवाह हो गए हैं। अब जैसे आप छोटी सी चीज़ देखिए, जल के बारे में ही कह लीजिए, जल हम अथाह दोहन करते चले जा रहे हैं। हमें दिन भर में अगर 500 लीटर जल का ज़रूरत है तो हमने सबमर्सिबल लगा के हजारों हजार लीटर पानी निकाला एक दिन में, और इधर उधर बह के ख़त्म हो गया। उचित व्यवस्था नहीं। आप जल लीजिए, जितनी आपकी ज़रूरत है, अपेक्षा है, लीजिए, लेकिन उसके तमाम माध्यम हैं, उसके माध्यम से उसको रिसाइकिल करिए, रीयूज़ करिए। बारिश का पानी जो आपको मिल रहा है रिचार्ज करिए। तमाम माध्यम है, उन पे आप कौन करेगा काम? एक बार आपको करना है, जीवन में एक बार खड़ा करना है वो संयंत्र, और हमेशा हमेशा के लिए वो खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की। और अरुण जी एक बार हमारे सत्र में आ चुके हैं, जिसमें वसुंधरा में ही आपने जल संरक्षण पर बात की थी। और आप लोग जो भी हमारे श्रोता और दर्शक हैं वो यूट्यूब पर भी जाकर के सुन सकते हैं, और हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसमें भी अवेलेबल है कि आप उनको सुनें और समझें कि जल संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है। जिस पानी को हम लेते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, जो धरती है वो भी प्रदूषित हो रही है, उसके बिना हम जी नहीं सकते। जल है वो प्रदूषित हो रहा है, घटता जा रहा है, अत्यधिक दोहन हो रहा है, हम जी नहीं पाएंगे। पावक अग्नि, अगर हम सब तरफ तापमान बढ़ता जा रहा है, संतुलित नहीं होगी तो जला के राख कर देगी। तो संतुलन न होने के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान लगातार धरती का बढ़ता जा रहा है, और फसलों पर संकट आ गया, उपज पर संकट आ गया, बेमौसम बारिश हो रही है, पूरा तंत्र ध्वस्त हो गया है, बिगड़ गया है। उसके जिम्मेदार कौन है? हम सब लोग, पूरी मानव जाति जिम्मेवार है, क्योंकि धरती पर जितने जीव हैं उनकी प्रकृति सुनिश्चित है जी। सबसे ज़्यादा गड़बड़ है तो मनुष्य और उस मनुष्य को संस्कारित होने का दावा करता है। कहा गया है कि संस्कार विहीन व्यक्ति जो है वो जानवर के समान है। तो उल्टा लग रहा है कि जानवर ज़्यादा संस्कारित हैं पर्यावरण के प्रति, और मनुष्य जो है वो असंस्कारित हो गया है। तो गंभीर चिंतन है। तो अरुण जी, जब हम जागृति की बात करते हैं तो एक तो कारण समझ में आ रहा है, लापरवाह लोग होते जा रहे हैं। ये सुविधा भोगी होने के कारण और संसाधनों की प्रचुर उपलब्धता ही एक कारण है, या हमारे बीच में इसका निरंतर जो संवाद का क्रम था, पहले सामाजिक चिंता थी, लोग चौपाल में बैठते थे तो अपने आस पड़ोस की समस्याओं के प्रति चर्चा करते थे, क्या वो समाप्त होना एक बड़ा कारण है? नहीं, देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये हमारे प्राचीन काल में हमारे माता पिता इन सब चीज़ों पे, विषय पे पूरा प्रकाश डालते थे। पूरा मतलब एक तरह से संस्कार में ही वो चीज़ें पिरो दी जाती थी कि जल के प्रति ये चिंतन रखो, पेड़ पौधों के प्रति। हम लोगों को बचपन का याद है कि हम लोगों के घर के सामने थोड़ा सा जगह छूटा होता था, जिसमें हम लोग कुछ सब्जी फब्जी के पौधे, फूल पौधे लगाया करते थे, ताकि ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा हो। अगर आपको ध्यान होगा तो ये देखिए कि जब हम मकान बनाते हैं, प्राचीन परंपरा है कि जब हम मकान बनाते हैं तो भूमि पूजन होता है, पूजन करते हैं। भूमि पूजन का अर्थ क्या है? भूमि पूजन, किसी भी भूमि को जहाँ पे हमने मकान बनाया है, निश्चित रूप से कई पेड़ पौधों को काटा गया है। तो हम तो भूमि पूजन को उस नज़रिए से देखते हैं कि ये भूमि पूजन हमारी एक प्रायश्चित, हम उससे क्षमा याचना करते हैं भूमि से कि हमने आपके वृक्षों को काट के अपने रहने के लिए शरण बनाया है। तो वहीं से ये हमारे प्राचीन, हमारे माता पिता पूर्वजों ने हमें सिखाया कि ये भूमि पूजन की परंपरा इसलिए है कि हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं। अब हम जब पेड़ पौधों को काट रहे हैं तो उनको लगाने का दायित्व भी हमारा ही है। ठीक है, हमने अगर 100 पेड़ काटे हैं तो हम 100 नहीं लगा सकते, लेकिन अपनी बालकनी, अपने घर में जहाँ भी जगह हो, छोटे मोटे पौधे लगा सकते हैं। इसके अलावा अभियान के तौर पर जब पौधे वृक्ष लगाए जाते हैं तो वहाँ भी हमें भागीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपको मैंने अभी बताया कि बच्चा पैदा होते ही उसको सबसे पहला चीज़ ऑक्सीजन चाहिए। अब जो दशा आजकल पर्यावरण का हो गया है, वायुमंडल का हो गया है प्रदूषित, अगर बच्चे को पैदाइशी समय में ही वो प्रदूषित वातावरण का दिया जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा? ये बहुत गंभीर विषय है कि अगर पर्यावरण के विषय में आप सोचें तो आप उस बच्चे से ही खाली सोचें। आपकी अपनी और अपने छोटे बच्चों की तो और बात अलग बाद में है, पहले उस छोटे बच्चे के बारे में सोचें कि वो आप जो ऑक्सीजन ये प्रदूषित अगर उससे लेता है तो उसका भविष्य क्या होगा। इसी तरह से हर चीज़ें, जब तक वो बड़ा होगा तो जल की स्थिति क्या होगी जब आज 2000 फीट नीचे जा चुका है। तो आप दूसरों के लिए ना सोचें, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए, औलाद के लिए अगर सोचें तो भी आपकी भागीदारी निश्चित रूप से इसमें होनी चाहिए, और ये आपका व्यक्तिगत दायित्व है। जब तक आप सामूहिक भागीदारी, जन सहभागिता नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़ एक लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो सकती। नहीं होगी। सरकार चाह के भी
अकेले दम पे वो कितना भी फंड उसके पास हो, वो अकेले दम पे नहीं कर सकती, क्योंकि निकासी हर जगह हो रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। अब जब 34-35 करोड़ की क्या ज़रूरतें थी, मकान, घर, कितने पौधे काटे गए होंगे, लेकिन आज की स्थिति में 140 करोड़ के लिए कितने वृक्ष काटे गए होंगे, कितना जल उपयोग हम निरंतर कर रहे हैं। ये सब गहन चिंतन का विषय है और इन सब पे सोचना होगा। और सोच करके मैं तो यही कहूँगा कि बरसात आने वाला है, उससे पहले आप केवल इतना कर लें कि जो जल आपके आंगन में आए, आपके छत पे आए, उसके रिचार्ज करने की व्यवस्था कर लें। छोटा सा काम है, बहुत बड़ा धरती माँ के लिए ये वरदान होगा। बिल्कुल, और ये जिम्मेदारी है हमारी। इस जल का दान आप करने का सोच लें, बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा है। और जो जल संरक्षण आप वर्षा जल का करते हैं वो आपके लाभ के लिए भी होगा। आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, आप अपने पौधों को दे सकते हैं, आप साफ सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण जागृति का विषय है जिसमें सबको सहभागी होना है। और इसके साथ में जो पर्यावरण संरक्षण के अहम जिम्मेवारियाँ हैं, जैसे अब हम लोग आजकल अमूमन हर घर में 3 से 4 गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, क्या हम पूल कर सकते हैं, क्या हम साथ में चल सकते हैं, ताकि सड़कों पर गाड़ियां कम हो, उससे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उससे पोल्यूशन कम होगा, धुआं कम निकलेगा, हमारा साथ का समय भी मिलेगा, उसमें कुछ सकारात्मक चर्चा भी हो सकती है। हम क्या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे मानसिक सुकून भी मिलेगा, ट्रैफिक में आपको घंटे फंसना नहीं पड़ेगा। ये सब अवयव भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका क्या सोचना है, आप कैसे क्या क्या विकल्प बता सकते हैं हमारे तमाम दर्शकों को? जैसे एक तो विकल्प ये है कि जो मेट्रो चलाई गई है हर जगह, जहाँ जहाँ भी मेट्रो अवेलेबल है, अगर हम उसको, जैसे अब एक सीधा सा उदाहरण ले लीजिए कि अगर किसी को एयरपोर्ट जाना है तो वो अगर बीच में कहीं उसको मेट्रो स्टेशन है, वहाँ तक अपनी गाड़ी से या छोटी टैक्सी से किसी भी चीज़ से आके मेट्रो पकड़ के उसका यूज़ कर लेता है, तो उतनी लंबी यात्रा का जो ईंधन खर्च होना है और वायुमंडल प्रदूषित होना, वो बच जाएगा। तो अब समय ये नहीं रहा कि हम हर चीज़ को अपना स्टेटस सिंबल लिखाएं, माने। स्टेटस को एक किनारे करके हमें सामाजिक भागीदारी, समाज कैसे दुरुस्त हो, उस दिशा में सोचना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो ईंधन है वो हमारा जो रिजर्वायर्स हैं ईंधन के, वहाँ से आता है और वो एक निश्चित मात्रा में है। अगर वो ख़त्म होता है तो दोबारा जल्दी वो रिचार्ज हज़ारों सालों में होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो पेट्रोल ऐसा ही है, आपका कोयला ऐसा ही है, कोयले का बिजली में इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए बिजली भी आप संतुलित इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके उत्पादन में हमारे भूगर्भ के स्रोतों का दोहन होता है। और साथ में इससे भी जितनी एयर कंडीशनिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लगातार टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है, धरती के तापमान को बढ़ा रहा है। अगर हम अपने पास पड़ोस के में ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो वहाँ तापमान गिरता है, 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड का गिरता है। छतों पर हम ज़्यादा पौधे लगाते हैं, आप तो लगाते हैं, बहुत सी सब्जियाँ निकालते हैं, पौधे हैं, पूरा घर ठंडा, उससे आपको ठंडा भी रहता है, एयर कंडीशनिंग कम चलानी पड़ती है। दूसरा, आपका ज़्यादा समय वहाँ गुजरता है तो आप पंखा भी कम चलाते हैं। उसके बाद आप प्रकृति के बीच में रहते हैं तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। आपकी उम्र कितनी है? प्रकृति के बीच में पेड़ पौधों को मैं जो ऊपर अपने पौधे के लगा रखा हूँ, शाम का चाय हम लोग वहीं बैठ के पीते हैं। आपकी आयु कितनी है अभी? मैं 70 प्लस, 70 के बाद 70 के प्लस आयु हो चुकी है, लेकिन आज भी ये पेड़ पौधों के साथ अपना काम करते हैं। जो भूगर्भ जल संरक्षण के लिए आपका प्लांट इन्होंने बनाया, उस पर भी काम करते हैं। और साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए निरंतर अपनी एक जो सेवानिवृत्त बैंकर्स का संगठन है, उसके माध्यम से जागरूक भी करते हैं, जिसका नाम है समाधान पर्यावरण। तो आप पर्यावरण के प्रति जब लोगों को जागरूक करते हैं तो लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको मिल रही हैं? देखिए, प्रतिक्रिया जो मिलती है, सुझाव तो सभी लगभग बराबर देते हैं, सुझाव देने में कहीं किसी के कम नहीं है, लेकिन जब आत्मसात करने की बात आती है तो वो फिर टाल मटोल ये होता है, अरे साहब वो फर्श तोड़ना पड़ेगा, तो वो ये करना पड़ेगा, वो नया कनेक्शन डालना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों से तो उबरना पड़ेगा। आज नहीं, ये परेशानी सबके साथ है। हर घर में अगर कुछ नया करना है तो कुछ तो तोड़फोड़ करना ही होगा। और मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के आग्रह कर रहा हूँ कि ये कदम आप उठाएं। राष्ट्र हित में है ये, पर्यावरण हित में है ये, देश के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। एक बार इस झंझट को देख लीजिए, पाल लीजिए और इसको किसी तरह से नई व्यवस्था आप उसको कर लें कि थोड़ा पौधे अपने बालकनी में, छतों पे ही लगाएं। अब ऑर्गेनिक खेती की बात हो, घर में आप अगर ऑर्गेनिक खेती न करें, रूफटॉप थोड़ी बालकनी बना के करें, तो उसमें अगर आपको एक लौकी भी निकलती है तो आप अपनी वो जो अनुभूति होती है, जो प्रसन्नता अंतर की होती है, वो आप
पैसा लगा के भी नहीं पा सकते। वो 550 रुपए की पिक्चर में नहीं होगी। तो आप इस बात को भी ध्यान रखें, थोड़ा आपका इतना बढ़िया समय गुजरेगा, मतलब जिसके रुझान नहीं होते वो लोग भी जाके उस पेड़ पौधों के साथ बैठने लगेंगे और इतना शुद्ध वातावरण आपको, कम से कम जितनी देर आप पौधों के पास बैठेंगे शुद्ध वातावरण मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा, और उसके अलावा एक भाव जगेगा कि ऑर्गेनिक की तरफ आने का भाव जगेगा। तो आप अपनी बालकनी, छत, जहाँ भी हो सके पौधे लगाएं, कोशिश करें सब्जी के पौधे लगाएं जिसमें आपका रुझान बढ़े। दूसरी चीज़, आप ये जल के लिए, जल के वाटर के रिचार्ज के लिए तो ज़रूर कुछ ना कुछ करें। हो सके तो एक बार वाटर रिसाइकिल का भी करें, क्योंकि वॉशिंग मशीन बहुत पानी खाता है और लैट्रिन का जो फ्लश है वो भी बहुत पानी खाता है। केवल इन दोनों को जोड़ने की प्रक्रिया कर दी जाए तो भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए इन सब दिशाओं में सोचना पड़ेगा, अन्यथा आज नहीं तो कल, मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार पे जब दबाव पड़ेगा, उसे, जैसे लखनऊ में अभी 19 ट्यूबवेल्स चोक हो गए हैं, पानी नहीं आ रहा है, उसके लिए नया बोरिंग करने के लिए बजट मांगा गया है। अब सोचिए, गर्मी आपकी शुरू हो गई, अब बजट आएगा, कब बोरिंग होगी, कब नया होगा। कई जगह टैंकर से पानी सप्लाई चालू हो गया, कब तक अब टैंकर से अपनी सुविधा, और टैंकर का पानी आता है, मारामारी चालू हो जाती है। तो इन सब झंझटों से बचने के लिए ज़मीन को, धरती माँ की सेवा करिए, धरती माँ के वाटर के लेवल को बरकरार रखने में आप अपना सहयोग दें। आप सहयोग देंगे, सरकार आपके साथ ही है। सरकार को जब ज़मीन से पानी मिलेगा तभी वो सरकार आपको दे पाएगी ना, नहीं तो बाध्य होकर उसे कुछ कड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल, और ये कड़े कदम सरकार, यानी आपके द्वारा चुनी हुई सरकार, जो आपकी सरकार है, उसको उठाने पड़ेंगे, तो उसका जोर आप पर आएगा। लेकिन अभी जो प्रकृति का जोर है वो भी हम पर ही आ रहा है, इसलिए मिलकर उसकी चिंता करें, मिलकर उसमें भागीदार हों। और कैसे भागीदार हो सकते हैं, क्या क्या आप कदम उठा सकते हैं, इन सब विषयों पर अभी अरुणी जी से हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुनते रहें रेडियो जय घोष, कार्यक्रम है वसुंधरा। हम प्रतीक्षा करेंगे, जल्द लौटते हैं, फिर इस बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM। मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और कार्यक्रम है वसुंधरा, जिसमें हम प्रकृति की चिंता करते हैं और उसमें अपने चिंतन को एक दूसरे के साथ साझेदार बनते हैं, जोड़ते हैं, ताकि समस्या के समाधान में हम सब भागीदार हों। इसी कड़ी में हमारे बीच में जो इस विषय पर काम कर रहे अरुण श्रीवास्तव जी हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में लोगों को जागरूक कर रहे हैं और स्वयं कर्तव्य परायणता से जुड़ करके अपने बुनियादी काम को करते हुए एक सेवानिवृत्त बैंकर होने के नाते भी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, और जो तमाम तरह के अवसाद में शिकार होकर अपने घरों में नकारात्मक चर्चाओं में अपना समय गुजारते हैं, उनके लिए लगता है कि सृष्टि की सकारात्मक यात्रा उनके बड़ी मुफीद होगी। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को आप क्या आह्वान करेंगे जो आपके वय के 60 से 70 साल की आयु में हैं? उनके लिए तो मैं यही आग्रह करूंगा कि आप सबसे घर परिवार में, जिस परिवार में आप, उसके मुखिया हैं, और मुखिया का दायित्व तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मुखिया का दायित्व तो क्या होता है, वो आपके अधीन जो आपके बच्चे हैं, नाती पोते हैं, उन सब को मार्गदर्शन करना, सही दिशा देना, ये आप ही का काम है। इसके लिए पास पड़ोस का कोई नहीं देगा, पहले परिवार में आप देंगे, फिर समाज का कोई भी, जैसे विद्यालय हो या और भी लोग हों, मार्गदर्शक के रूप में खड़े हो सकते हैं। लेकिन जिस परिवार के आप मुखिया हैं, उसमें मुखिया का दायित्व तो भरपूर आप निभाइए, यही मेरा आग्रह है, यही सबसे बड़ा सहयोग होगा। बिल्कुल, और चूंकि ये अवस्था भी वानप्रस्थ की है, तो जंगल जाने को कोई तैयार भी नहीं है और जंगल जाना भी है नहीं है, बल्कि जंगलों को बचाना है, पेड़ पौधों को बढ़ाना है, प्रकृति के संरक्षण में योगदान देना है। तो मुझे लगता है घर में रहकर वानप्रस्थ की ये जो भूमिका है, ये सब निभा सकते हैं बखूबी निभा और सुबह जब आप वॉक पर निकलते हैं तो अपने पार्कों में, अपने आसपास की कॉलोनी में चलते फिरते लोगों से संवाद करते हुए आत्मीयता बढ़ाएं, लोगों से जुड़ें और लोगों के जुड़ने में योगदान करें, ताकि एक अच्छी कम्युनिटी, एक पॉजिटिव कम्युनिटी इनिशिएटिव्स शुरू हो सकें और उसमें हम भागीदार हो सकें। युवाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है और युवा हमारे बड़े जिम्मेदार हो रहे हैं और लगातार वो चाहते हैं कि वो भूमिकाएं निभाएं, वो अपने काम को करें। कई जगहों पर अच्छे काम करते हुए युवा दिख भी रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या अपील है? नहीं, ये आपने बहुत सही कहा। युवाओं का रुझान जो है प्रकृति के प्रति बहुत अच्छा है और वो कर भी रहे हैं।
वो उत्साहित है, मगर कहीं न कहीं से मार्गदर्शन की कमी है, कहीं न कहीं से उनके साथ जुड़ने की कमी है। अगर हम बुजुर्ग लोग, कहीं युवा कोई प्रोग्राम बनाता है, कुछ करने को आगे आता है, तो उसे हतोत्साहित किए बिना हम उसके साथ लग जाएं, तन से, मन से, धन से, तब वो उसके उत्साह में और वृद्धि होगी। और युवा उत्साहित है। मैं देखता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ या कहीं भी जुड़ाव होता है तो मैं देखता हूँ उसके मन में तो लालसा है बहुत कुछ करने की, लेकिन या तो उसे सहयोग नहीं मिल रहा है, आर्थिक सहयोग कह लीजिए, या लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, इस तरह का उसे सहयोग नहीं मिल रहा है। तो जहाँ कहीं आपको लगे कि कोई युवा खड़ा है, कुछ भी, एक हो, दो हो, चार हो, ग्रुप में हो, कहीं भी युवा का कोई कार्यक्रम है इस तरह का समाज परिवर्तन और पर्यावरण परिवर्तन में, तो आप उसके साथ जुड़ें, उसकी पूरी सहभागिता करें, उसके साथ काम करें। बिल्कुल। और आप ऐसे विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विद्यालयों में और ऐसे छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल्स हैं, वो प्रेप्स हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं, किंडरगार्टन्स हैं, जहाँ पर बाकायदा प्रकृति से ही प्रशिक्षण की शुरुआत होती है। तो अगर आप जाते हैं तो एक वरिष्ठ नागरिक की हैसियत से आपका सम्मान भी होगा, और अनुभव आपके पास सही है, संपर्क आपके पास सही है, सूचना तंत्र का आज का ज़माना है, फ़ोन करने में देर नहीं लगती, और जिसको भी आप आह्वान करेंगे वो हाथ फैलाकर आपको बुलाएगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भूमिका की शुरुआत उसी दिन से होगी, और अपने साथ एक और बुजुर्ग को लेकर जाएं। ऐसे युवा वो भी किसी बुजुर्ग को देखें तो उनसे आह्वान करें। ऐसा नहीं है कि बुजुर्गवार जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो सहयोग करना नहीं चाहते, कई बार उनको भी संकोच होता है। आपस में एक समन्वय चाहिए, समन्वय की कमी है। बिल्कुल, समन्वय की कमी को दूर करें और मिल करके काम करते हैं तो मुझे लगता है कि एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। हमारे जो मातृशक्ति है वो चूँकि बड़ी जिम्मेदार है, और अपने घर परिवार के साथ में बच्चों के संस्कार देने में और समाज में सामाजिक गतिविधियों में सबसे ज़्यादा भागीदारी उनकी है। उनसे आप क्या कह सकते हैं कि वो क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, मातृशक्ति तो समझ लीजिए कि इतनी जिम्मेदारी है, उनके परिवार बनाना जो जिम्मेदारी है, बच्चों के अंदर संस्कार पिरोना और सब चीज़ें जो हैं, परिवार की समय से उनको भोजन प्राप्त करना और सब चीज़ें जो हैं, वो बहुत जिम्मेदारी काम। अपने उन दायित्वों को निभाने के साथ साथ हर घर में लगभग, मेरा अपना आकलन है, देखा जैसा हमने, कि हर घर की महिला कुछ न कुछ गृहवाटिका के रूप में रखना चाहती है और पौधे वो लगाती है घर में। तो मातृशक्ति अगर इतना भी करे तो बहुत है, और कर रही हैं महिलाएं। तो मैं घर के लोगों से, बच्चों से, बुजुर्गों से ये आह्वान करूंगा कि वो अपने महिलाओं, घर की महिलाओं को इसमें प्रोत्साहित करें, उनके साथ जुड़ें, उनके साथ और करने को प्रोत्साहित करें, सहयोग करें। क्योंकि मातृशक्ति बहुत है। अक्सर हम ग्रुप में अपने सोसाइटीज़ में देखते हैं कि उन लोगों ने जगह जगह सोसाइटी बना ली है और स्वास्थ्य के बारे में, पर्यावरण के बारे में खूब आगे आके काम कर रही हैं महिलाओं के समूह के रूप में। तो उन्हें थोड़ा प्रोत्साहन और उनके साथ जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल। और जो किटी पार्टी में अक्सर जाती हैं उनको भी अगर ये कॉमन टॉक ऑफ द टाउन बनाना है तो उनको मिलकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका को निभाना है। और इसी तरह से जो सेवानिवृत्त मातृशक्ति है वो ऐसे लोगों की टीम बनाकर उनके मार्गदर्शन करते हुए एक कार्य योजना बनाएं, क्योंकि हमने देखा कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनके पास निर्णय निर्माण में दिक्कत है, वो कोई कार्य योजना नहीं बना पाती, बाकी उनका भाव है, मिलकर काम करने का भाव है। तो मुझे लगता है कि उनको भी ऐसे कुछ मार्गदर्शक की आवश्यकता है। बिल्कुल वही चीज़ हमने कहा, जो कि हम लोग उनके साथ जुड़ें, बुजुर्ग जुड़ें, परिवार के लोग जुड़ें, आसपास के लोग जुड़ें, और उन्हीं में से आपस में बैठक करके, चर्चा करके और मार्गदर्शन निकाल सकते हैं, मार्ग निकाल सकते हैं। अभी जैसा आपने कहा कि वो महिलाओं का बात, तो महिलाएं अपने आप में बहुत ज़्यादा संयम भी हैं और उनके अंदर पेशेंस है। कुछ भी अगर उनको करना है तो वो उसके पेशेंस के रूप में करते हैं। महिलाएं जो किटी पार्टी करती हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अपने हर किटी पार्टी में एक विषय पर्यावरण का जरूर रखें। ये पर्यावरण पे चर्चा और पर्यावरण पे उसका क्या किया जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना आप दे सकती हैं अपनी किट्टी पार्टी के अलावा, उस विषय पे चर्चा जरूर करें। और मुझे लगता है कि वो ऐसे ही गिफ्ट भी बांट सकते हैं। हाँ, ऐसे पौधों को गिफ्ट बांटें। बिल्कुल, महंगे बुके जो है वो पैसे भी बर्बाद करते हैं और आपको प्राप्त भी नहीं होता। अपने घर में सब्जियां लगाएं, सब्जियों को टोकरी में पैक करके गिफ्ट करें, तो एक आत्मीयता भी आएगी, व्यक्तिगत संबंध भी बनेंगे, फूल फल अपने गार्डन के हों, तो इससे प्रोत्साहन भी मिलेगा। कर सकते हैं। बहुत सुंदर, हाँ, बहुत बढ़िया। छोटे बच्चों की बात भी करें, क्योंकि उनको छोड़ देते हैं तो आगे वाली पीढ़ी का नेतृत्व करेंगे। शिकायतें भी वही सबसे ज़्यादा करेंगे हम लोगों की, इस पीढ़ी की, कि उन्होंने अपना काम कितना किया। उन बच्चों की क्या चिंता करें, क्योंकि बच्चे, एक तो हमारा अनुभव में आया कि बच्चे जो है किसी कार्य को समझ जाते हैं तो वो बीड़ा उठा लेते हैं, तो वो सबको जगाते हैं। तो बच्चों को सरकार ने भी उनको आगे किया, अग्रदूत बनाया। आपको क्या लगता है कि पर्यावरण संरक्षण में इन बच्चों को कितनी भूमिका दी जानी चाहिए? देखिए, बच्चों में पहले तो संस्कार की बात आती है। जब हम बच्चों को संस्कार
के रूप में चीज़ें बताएंगे कि जल का क्या उपयोग है, वायुमंडल का क्या उपयोग है, इस धरती माँ का क्या उपयोग है, उसके बारे में बताएंगे, उससे हम कैसे जुड़े हुए हैं, इन पे चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो बच्चे निसंदेह उसमें। और स्कूलों में अगर देखिए, एक बार अभी मुझे एक जगह स्कूल में दैनिक जागरण के कार्यक्रम के मार्फत का बच्चों के साथ रूबरू होने का मौका मिला, तो मैंने देखा वो बच्चे बड़े उत्साह से कि अंकल ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं। मैं रिसाइकिल वगैरह की बात कर रहा था, तो बच्चे बड़े उत्साहित थे जानने के लिए। तो ऐसे विद्यालयों में अगर ये चर्चाएं की जाएंगी और बताई जाएंगी, तो बच्चे घर में जाके उसको प्रयास करते हैं, अपने माता पिता से पूछते हैं और शुरुआत करते हैं। तो अगर बच्चों को पौधों के बारे में बता दीजिए, 2 पौधे कह दीजिए ये आपको लगाना है, इसको बड़ा करने देखना है, वो बड़े उत्साह के साथ उन बच्चों को उस पौधों को सींचते हैं, रखते हैं, सजाते हैं। तो बच्चों में शुरुआती दौर में अगर संस्कार के रूप में ये डाल देंगे, तो निश्चित रूप से कल आने वाला कल जो होगा वो अपने आप एक अच्छा वो लेके खड़ा होगा। मुझे लगता है कि जो जन्मदिन पार्टीज होती हैं, बर्थडेज में, अगर हम पौधों का आदान प्रदान करें, हर कार्यक्रम, मेरा तो मानना है कि हर कार्यक्रम में बड़ा गिफ्ट देने की बात अब छोड़िए। जिनका रिश्तेदारियों में जैसे मजबूरियां जहां हैं, आपको देना ही देना है, वो दीजिए, लेकिन एडिशनली आप एक पौधा जरूर दीजिए पौधे का हर कार्यक्रम में, न ओनली बर्थडे में, शादी ब्याह उपहार, जहां भी उपहार देने की बात आए, उपहार के साथ एक पौधा। ये नई चीज़ चली है, सब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, मैं तो बराबर देता हूँ, लोग अप्रिशिएट करते हैं, अंकल आपने ये बहुत अच्छी चीज़ दी है। और इसी मकसद से वसुंधरा निरंतर आपके बीच में बज रहा है, आप तक पहुंच रहा है, ताकि आप जागृत रहें, क्योंकि धरती बची रहेगी तो हम बचे रहेंगे। और अरुण जी ने ये सूत्र भी दिया है, और मुझे लगता है कि ये सूत्र का अनुपालन अगर हम करेंगे तो हमारी समस्या जो गंभीर होती जा रही है वो सरल होती जाएगी, समाधान हम पाते जाएंगे, हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो मिलकर करिए जय घोष, पर्यावरण का करिए उद्घोष, ताकि हम सब मिलकर बेहतर भविष्य की संकल्पना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी हमारे बीच आने के लिए और इस चर्चा को करने के लिए, आप सब तक पहुंचने के लिए। आपको ये चर्चा कैसी लगी, अपनी फीडबैक इस वीडियो जो हमारे यूट्यूब चैनल पर है उसके कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पोस्ट करें, ताकि हम तक पहुंचेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अपना संपर्क भी उस पर पोस्ट करेंगे, हमारी टीम आपको संपर्क करेगी। आप हमारे कम्युनिटी चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो इसके डिस्क्रिप्शन में अलग व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसमें जा करके उस लिंक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी भी दिया है, उस पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर हमारे स्टूडियो में आना चाहते हैं तो इसमें जो संपर्क लिखा है, आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं। आप सबका स्वागत है। जय